हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बुंदेलखंड वाईफाई स्टडी। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं भौतिक विज्ञान के 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लूसेंट और एनसीईआरटी बुक से लिए हुए हैं। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन पहुँचे उसके पास सबसे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन से। क्या दिए पहला क्वेश्चन, एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहा जाता है। तो एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। क्या कहा जाता है? ससंजक बल कहा जाता है। जब एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य आकर्षण बल लगता है तो उस आकर्षण बल को हम ससंजक बल के नाम से जानते हैं। पर और अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिए, यदि दो भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल लगता है तो उस बल को हम क्या कहते हैं? असंजक बल कहा जाता है। यदि यार एक ही प्रकार के अणुओं के मध्य लगता है तो हम उसे ससंजक बल के नाम से जानते हैं। यदि यार भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के बीच लगता है तो हम उसे असंजक बल के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिए, पदार्थ की किस अवस्था में ससंजक बल का मान सबसे अधिक होता है? तो ठोस अवस्था में सबसे अधिक होता है। ठोस अवस्था में ससंजक बल का मान सबसे अधिक होता है। यदि यार बात करें सबसे कम तो सबसे कम किस अवस्था में होता है? गैस अवस्था में। गैस अवस्था में नगण्य के बराबर होता है और ठोस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है और द्रव अवस्था में ठोस से कम होता है पर गैस की अपेक्षा ज्यादा होता है और गैस में ससंजक बल का मान नगण्य के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिए, द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की इकाई लंबाई पर रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल को क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं क्या? पृष्ठ तनाव। क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? पृष्ठ तनाव बराबर क्या होता है? बल बटे लंबाई। क्या होता है? बल बटे लंबाई, क्योंकि ये एकांक लंबाई के लंबवत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिए, पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिए, द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि यार द्रव का ताप बढ़ता है तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम हो जाता है। पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिए, क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव होता है। तो क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिए, घुलनशील नमक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव क्या होता है? बढ़ जाता है। यदि अगर हम किसी भी जल में घुलनशील नमक मिला दें तो उसका पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 क्या दी, एक ऐसी खोखली नली जिसकी त्रिज्या बहुत कम तथा एक समान होती है कहलाती है। तो इसी क्या कहते हैं? हम केस नली कहते हैं। यदि एक खोखली नली है जिसकी त्रिज्या बहुत कम है और एक समान है तो हम उसे क्या कहते हैं? केस नली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 10, केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने या नीचे दबने की घटना को कहा जाता है। तो केस नली में द्रव के ऊपर चढ़ने और नीचे दबने की घटना को हम क्या कहते हैं? केशिकत्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केशिकत्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 11, गर्म सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है? क्योंकि उसका पृष्ठ तनाव कम होता है। क्योंकि गर्म करने पर क्या होता है? पदार्थ का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गर्म सूप स्वादिष्ट लगता है क्योंकि वो हमारे जीभ में अच्छी तरीके से फैल जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, पानी में मिट्टी का तेल छिड़क देने से मच्छरों के लार्वा पानी में क्यों डूब जाते हैं? क्योंकि जब भी हम पानी में मिट्टी का तेल छिड़कते हैं तो वो पृष्ठ तनाव को क्या करते हैं? कम कर देते हैं, जिससे मच्छर के लार्वा पानी में डूब जाते हैं पर पृष्ठ तनाव कम हो जाने के कारण। अगला क्वेश्चन नंबर 13, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े क्यों बनते हैं? तो साबुन के घोल के बड़े बनने का, बुलबुलों का जो बड़े बनते हैं उसका कारण क्या है? कि पृष्ठ तनाव उनका कम होता है। तो पृष्ठीय तनाव कम होने के कारण साबुन के घोल के बुलबुले बड़े बनते हैं, क्योंकि साबुन क्या करता है कि पानी की पृष्ठ तनाव को कम कर देता है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, पेड़ पौधों की शाखाओं, तनों एवं पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण किस क्रिया द्वारा पहुंचते हैं? तो
पेड़ पौधों की शाखाओं एवं तनों पत्तियों तक जल और आवश्यक लवण केशिकत्व की क्रिया के कारण पहुंचते हैं। किस क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं? केशिकत्व की क्रिया के द्वारा पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 15, किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच उनकी अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहा जाता है? श्यान बल कहा जाता है। जब भी किसी द्रव या गैस की दो क्रमागत परतों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करने वाले घर्षण बल, जो भी घर्षण बल लगता है, उस घर्षण बल को हम क्या कहते हैं? श्यान बल कहते हैं। क्या कहा जाता है? श्यान बल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है तो केशिकत्व की क्रिया से चढ़ता है। किस कारण चढ़ता है? केशिकत्व के कारण चढ़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 17, तरल का वह गुण जिसके कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है, तो क्या तरल का इस गुण को क्या कहा जाता है? श्यानता। क्या कहा जाता है? श्यानता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, श्यानता का गुण पदार्थ की किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो श्यानता का गुण द्रव एवं गैस में पाया जाता है, ठोस में नहीं पाया जाता। केवल ये श्यानता का गुण किस में? द्रव एवं गैस में पाया जाता है, क्योंकि ये परतों के बीच लगता है, इसी वजह से ये द्रव एवं गैस में भर पाया जाता है, पर ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, एक आदर्श तरल की श्यानता होती है तो एक आदर्श तरल की श्यानता शून्य होती है। क्या होती है? शून्य होती है एक आदर्श तरल की श्यानता। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ताप बढ़ाने पर द्रव की श्यानता घट जाती है। द्रव की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब भी हम ताप बढ़ाते हैं तो द्रव की श्यानता घट जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 21 के दिए, ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। क्या होता है? ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है और द्रवों की श्यानता कम हो जाती है, पर लेकिन गैसों की श्यानता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 22, किसी तरल की श्यानता को किससे मापा जाता है? तो तरल की श्यानता को मापा जाता है श्यानता गुणांक से। मैंने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे, मैं एक एक टॉपिक लेके चल रहा हूँ, जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने सारे क्वेश्चन कवर कर लिए। आपको कभी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा, और बस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। और जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें, ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन उसके पास जरूर पहुंचे, ताकि उसकी कोई भी क्लास मिस ना होने पाए। अगला क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिए? श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक होता है। तो श्यानता गुणांक का एसआई मात्रक क्या होता है? डेकापॉइज या पॉइजली या पास्कल सेकेंड। ये क्या है? श्यानता गुणांक के एसआई मात्रक है डेकापॉइज या पॉइजली या तो पास्कल सेकेंड। इनमें से कोई भी विकल्प में आ सकता है, या तीनों आ सकता है, और चौथा विकल्प दे दे कि तीनों। तो इस तरीके से कोई भी विकल्प में आ सकता है, डेकापॉइज, पॉइजली या पास्कल सेकेंड। अगला क्वेश्चन नंबर 24, धारा रेखी प्रवाह के महत्तम वेग को कहा जाता है। तो धारा रेखी प्रवाह के महत्तम वेग को क्या कहा जाता है? क्रांतिक वेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रांतिक वेग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 25, नली में द्रव के प्रवाह की दर को किससे मापा जाता है? तो नली में द्रव के प्रवाह की दर को मापा जाता है वेंचुरी मीटर से। किससे? वेंचुरी मीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को कहा जाता है प्रतिबल। प्रतिबल बराबर क्या होगा? बल बटे क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? बल बटे क्षेत्रफल। तो ये क्या हुआ? प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? प्रतिबल कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को कहा जाता है। तो प्रतिबल और विकृति के अनुपात को कहा जाता है प्रत्यास्थता का यंग मापांक। क्या कहा जाता है? प्रत्यास्थता का यंग मापांक। अगला क्वेश्चन नंबर 28, प्रत्यास्थता की सीमा में किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के अनुक्रमानुपाती होती है। यह किसका नियम है? तो यह नियम है हुक का। किसका नियम है? हुक का नियम है।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक होता है। तो क्या होता है प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, जिसे हम पास्कल कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को कहा जाता है। तो किसी पिंड की साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने को क्या कहते हैं हम? दोलन गति या कंपनित गति। क्या कहा जाता है? कंपनित गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, एक दोलन पूरा करने के समय को क्या कहा जाता है? तो एक दोलन पूरा करने के समय को कहा जाता है आवर्तकाल। क्या कहा जाता है? आवर्तकाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे कहा जाता है। तो कंपन करने वाली वस्तु 1 सेकेंड में जितना कंपन करती है उसे कहा जाता है आवृत्ति। क्या कहा जाता है? आवृत्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, आवृत्ति का मात्रक होता है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सरल आवर्त गति करने वाले कण जब अपनी मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण होता है। तो जब सरल आवर्त गति करने वाला कण मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है। क्या होता है? जब मध्यमान स्थिति से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 के दिए, लंबाई बढ़ने पर सरल लोलक के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लंबाई बढ़ने पर सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ जाता है क्यों? क्योंकि लंबाई बढ़ती है तो आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। क्योंकि आवर्तकाल T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट L अपान जी, अंडर रूट L अपान जी। तो यदि यार L का मान बढ़ेगा तो T का मान भी बढ़ेगा। यदि यार G का मान बढ़ेगा तो T का मान क्या होगा? घटेगा। यदि यार G का मान घटेगा तो T का मान क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये क्या करता है? गुरुत्वीय त्वरण और लंबाई पर निर्भर करता है आवर्तकाल। लंबाई बढ़ने पर आवर्तकाल बढ़ता है, लंबाई घटने पर आवर्तकाल घटता है। और G के मान के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। G का मान यदि यार बढ़ रहा है तो T का मान घटेगा, यदि यार G का मान घट रहा है तो T का मान क्या होगा? बढ़ेगा। आप इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी गति के अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण होता है। जब मध्य बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण शून्य होता है, और जब क्या होता है कि त्वरण अंत बिंदु से गुजरता है तो उसका त्वरण क्या होता है? अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, यदि कोई लड़की झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल क्या होगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि उसकी लंबाई जब वो खड़ी होगी तो उसका लंबाई क्या होगी? कम हो जाएगी। तो लोलक की लंबाई कम होने के कारण आवर्तकाल भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, सरल आवर्त गति करने वाला कण जब अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है तो उसका वेग होता है। तो जब माध्य स्थिति से गुजरता है तो उसका वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, झूला झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि आवर्तकाल द्रव्यमान पर निश्चित नहीं करता है। आवर्तकाल केवल और केवल मैंने बताया गुरुत्वीय त्वरण और लंबाई पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक नहीं, चाहे आकर 2 लड़कियां बैठ जाएं तब भी कोई प्रभाव उसके आवर्तकाल पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किसी लोलक घड़ी को पृथ्वी तल के से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो घड़ी के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब हम किसी भी लोलक घड़ी को ऊपर या नीचे ले जाते हैं तो आवर्तकाल बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान कम होता है और आवर्तकाल G के मान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो G का मान कम होता है, इसी वजह से सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होता है? कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, गर्मियों में लोलक घड़ी के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मियों में लोलक घड़ी का आवर्तकाल क्या होता है? बढ़ जाता है, क्योंकि गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, तरंगों को कितने भागों में बांटा गया? तो तरंगों को 2 भागों में बांटा गया। कौन कौन से? एक यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक तरंग, 2 भागों में बांटा गया।
तरंगों को, एक यांत्रिक तरंग और एक अयांत्रिक तरंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, वे तरंगे जो किसी पदार्थिक माध्यम, ठोस, द्रव अथवा गैस में संचरित होती हैं क्या कहलाती हैं? तो जो किसी पदार्थिक माध्यम में संचरित होती हैं तो उन तरंगों को कहा जाता है यांत्रिक तरंगे। और यांत्रिक तरंगे को कितने भागों में बांटा गया? क्वेश्चन नंबर 44, इसको दो भागों में बांटा गया। कौन कौन से? अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। दो भागों में बांटा गया यांत्रिक तरंग को। कौन कौन से? अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश होती है तो ऐसी तरंगों को क्या कहा जाता है? जब कण के कंपन के दिशा के अनुदिश होती है तो हम उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंग। कौन सी? अनुदैर्ध्य तरंग। और जब लंबवत होती है, क्वेश्चन नंबर 46, जब लंबवत होती है तो हम उसे क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ तरंग। यदि अगर कण की दिशा के अनुदिश होगी तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुदैर्ध्य तरंग। और यदि अगर लंबवत होती है तो उसे कहते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, ऐसी तरंगे जिनके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती कहलाती हैं तो ऐसी तरंगों को कहा जाता है अयांत्रिक तरंग, या जिन्हें हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अयांत्रिक तरंगों को माध्यम की आवश्यकता नहीं होती और यांत्रिक तरंगे सिर्फ और सिर्फ पदार्थिक माध्यम में ही संचरित होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे बनी होती हैं तो सभी विद्युत चुम्बकीय तरंगे फोटॉन की बनी होती हैं। क्या की बनी होती है? फोटॉन की बनी होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर होता है तो कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर के मध्य होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य परिसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। किसके? प्रकाश के वेग के बराबर होता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, किसी कारक द्वारा उत्पन्न विक्षोभ के आगे बढ़ने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो क्या कहते हैं? तरंग गति। क्या कहा जाता है? तरंग गति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, क्या दिए? तरंग चाल बराबर होता है तो तरंग चाल बराबर क्या होता है? आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। क्या होता है? आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, गामा किरणों की खोज किसने की? तो गामा किरणों की खोज किसने की? बैकुरल ने की। किसने की? बैकुरल ने की। गामा किरणों की खोज किसने की? बैकुरल ने की। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पेपर में पूछे जाते हैं तो वीडियो को ऐसे लगातार लास्ट तक अवश्य देखते रहिए। आपको क्वेश्चन सारे जितने भी मिलेंगे इंपॉर्टेंट मिलेंगे और सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन मिलेंगे। यह तो ऐसे क्वेश्चन है जो पेपर में आने की संभावना है इस लेवल को देख करके। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, क्वेश्चन नंबर 54 क्या दिए? गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य परिसर होता है तो गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है? 10⁻⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। कितना? 10⁻14 मीटर से 10⁻10 मीटर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, गामा किरणों का आवृत्ति परिसर कितना होता है? तो गामा किरणों का आवृत्ति परिसर कितना होता है? 10⁻20 से 10⁻18 तक। 10⁻20 से 10⁻18 तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, एक्स किरणों की खोज किसने की? तो एक्स किरणों की खोज किसने की? रांटजन ने। एक्स किरणों की खोज रांटजन ने की। अगला क्वेश्चन, एक्स किरणों का तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है? तो एक्स किरणों का कितना होता है? 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक। कितना होता है? 10⁻10 मीटर से 10⁻8 मीटर तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, एक्स किरणों का आवृत्ति परिसर कितना होता है? तो एक्स किरणों का आवृत्ति परिसर होता है 10⁻18 से 10⁻16। कितना होता है? 10⁻18 से 10⁻16। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, परावैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो परावैंगनी किरणों की खोज किसने की? रेटर ने। किसने की थी? रेटर ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, परावैंगनी किरणों का तरंग दैर्ध्य परिसर कितना होता है? तो परावैंगनी किरणों का तरंग दैर्ध्य परिसर होता है 10⁻8 मीटर से 10⁻7 मीटर तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, परावैंगनी किरणों का आवृत्ति परिसर कितना होता है? तो परावैंगनी किरणों का आवृत्ति परिसर होता है 10⁻16 मीटर से 10⁻14 तक। कितना होता है? 10⁻16 से 10⁻14।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, दृश्य विकिरण की खोज किसने की? तो दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। दृश्य विकिरण की खोज किसने की? न्यूटन ने की। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62, दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर कितना होता है? तो दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर होता है 3.9 गुणे 10⁻⁷ मीटर से 7.8 गुणे 10⁻⁷ मीटर तक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64, दृश्य विकिरण का आवृत्ति परिसर कितना होता है? तो 10⁻14 से 10⁻12 तक होता है दृश्य विकिरण का आवृत्ति परिसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, अवरक्त विकिरण की खोज किसने की? तो अवरक्त विकिरण की खोज की थी हर्शल ने। किसने की? हर्शल ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर 7.8 गुणे 10⁻⁷ मीटर से 10⁻³ मीटर तक होता है अवरक्त विकिरण का तरंगदैर्घ्य परिसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, लघु रेडियो तरंगे या हार्टिजियन तरंगों की खोज किसने की थी? तो हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। किसने की थी? हेनरिक हर्ट्ज ने की थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की? तो दीर्घ रेडियो तरंगों की खोज किसने की थी? मार्कोनी ने की थी। ये सारे आए हुए पेपर में क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। आप जिसको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, ध्वनि तरंग कैसी तरंगे होती हैं? तो ध्वनि तरंग कैसी तरंगे होती हैं? अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगों को कहा जाता है? तो 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहते हैं? अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। 20 हर्ट्ज से नीचे वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? अवश्रव्य तरंगे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली तरंगों को क्या कहा जाता है? श्रव्य तरंगे कहा जाता है। क्योंकि हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच वाली आवृत्ति वाली तरंगों को हम सुन सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? श्रव्य तरंगे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 क्या दिए? 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति वाली तरंगों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? 20,000 से ऊपर वाली को पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। किस प्रकार की तरंगों को हमारा कान सुन सकता है? तो किस प्रकार की तरंगों को मानव का कान सुन सकता है? श्रव्य तरंगों को। किस प्रकार की तरंगों को? श्रव्य तरंगों को, जो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, पराश्रव्य तरंगों को कौन सुन सकता है? तो पराश्रव्य तरंगों को कुछ जानवर सुन सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि, ये जानवर पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, संकेत भेजने में या समुद्र की गहराई का पता लगाने में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है संकेत भेजने या समुद्र की गहराई का पता लगाने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? तो माध्यम की प्रत्यास्थता पर और उसके घनत्व पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में। ठोस पदार्थों में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78, कीमती कपड़ों, वायुयान तथा घड़ियों के पुर्जों को साफ करने में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है कब? कीमती कपड़ों को या वायुयान और घड़ी के पुर्जों को साफ करने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 क्या दिए? 79, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो वायु में ध्वनि की चाल होती है 332 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है दूध के अंदर हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, जल में ध्वनि की चाल होती है। तो जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1483। कितनी होती है? 1483 मीटर पर सेकेंड जल में ध्वनि की चाल होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
82। गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के एक ट्यूमर का पता लगाने में किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार की तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। लोहे में ध्वनि की चाल होती है, तो लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5130 5130 मीटर पर सेकेंड, यानी 5130 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? तो ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, आवृत्ति कभी नहीं बदलती। तो किस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल होती है, तो हाइड्रोजन में कितनी होती है? 1269। कितनी होती है? 1269 मीटर पर सेकेंड हाइड्रोजन में ध्वनि की चाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 260 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड में ध्वनि की चाल होती है 260 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। भाप 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ध्वनि की चाल होती है, तो भाप में कितनी होती है? 405 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 405 मीटर पर सेकेंड भाप में ध्वनि की चाल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। एल्कोहल में ध्वनि की चाल होती है, तो एल्कोहल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1213 मीटर पर सेकेंड, यानी 1213 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड तल के लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक होता है, तो ध्वनि की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? बेल। क्या होता है? ध्वनि की तीव्रता का मात्रक बेल होता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। ध्वनि की तीव्रता का छोटा मात्रक होता है, तो ध्वनि की तीव्रता का छोटा मात्रक क्या होता है? डेसिबल होता है। और डेसिबल बेल का कितना होता है? 1/10वां भाग होता है। याद रखिए, कभी पेपर में पूछा जा सकता है कि डेसिबल बेल का कितना भाग होता है, तो 1/10 भाग होता है डेसिबल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्या दिए? समुद्र जल में ध्वनि की चाल होती है, तो समुद्र जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1533 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? समुद्र जल में ध्वनि की चाल 1533 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। पारा में ध्वनि की चाल होती है, तो पारा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1450 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 1450 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। कांच में ध्वनि की चाल होती है, तो कांच में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 5640 मीटर पर सेकेंड। कितनी होती है? 5640 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 96। ध्वनि की चाल पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? कि ये ध्वनि की चाल को बढ़ा देता है। ध्वनि की चाल पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है? ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल भी बढ़ जाती है, ताप घटने पर ध्वनि की चाल घट जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। वायु में प्रति 1 डिग्री सेंटीग्रेड ताप बढ़ने पर ध्वनि की चाल कितनी बढ़ जाती है? तो 0.61 मीटर पर सेकेंड ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। कितनी? 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का प्रभाव पड़ता है कि शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल ज़्यादा होती है और शुष्क वायु में कम होती है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 क्या दिए? एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो एल्यूमिनियम में 6420 मीटर पर सेकेंड होती है। अगला क्वेश्चन, इस सीरीज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 क्या दिए? ध्वनि के मुख्यतः कितने लक्षण हैं? तो ध्वनि के 3 लक्षण हैं। कौन कौन से? प्रबलता, तारत्व और गुणता। कौन कौन से 3 लक्षण हैं? प्रबलता, तारत्व और गुणता। ये रहे 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट भौतिक विज्ञान क्वेश्चन जो मैंने लूसेंट और एनसीईआरटी से मिला के बनाए हुए थे, और मैंने वो सारे क्वेश्चन कवर किए जो पेपर में आने की संभावना है या जो पेपर में
पूछे गए। अब वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। और जो भी व्यक्ति चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि और बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी मैं इस तरीके की वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन उसके पास पहुंचे सबसे पहले। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार की अगली सीरीज में, तब तक के लिए नमस्कार।